जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जो क्लास 10, 12 सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। आज का हम लोग टॉपिक है दर्पण। कौन सा टॉपिक है बाबू? दर्पण। तो चलिए दर्पण के बारे में बात करते हैं। दर्पण एक कैसा यंत्र है? प्रकाशिक यंत्र है। कैसा यंत्र है? प्रकाशिक यंत्र है जो किसके सिद्धांत पे? जो प्रकाश परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दर्पण क्या है बाबू? दर्पण एक प्रकाशिक यंत्र है जो प्रकाश परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इतनी बातें समझ में आ गई। दर्पण क्या है? एक प्रकाशिक यंत्र है जो प्रकाश परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम लोग दर्पण के प्रकार के बारे में बात करते हैं। दर्पण को दो भागों में बांटा गया। दर्पण को कितने भागों में? दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन दो भाग है? एक भाग होता है दर्पण का जिसे कहा जाता है कौन दर्पण? गोली दर्पण। और दूसरा भाग है हम लोग के पास समतल दर्पण। समतल दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में कहा जाता है प्लेन मिरर और गोली दर्पण को इंग्लिश में कहा जाता है स्फेरिकल मिरर। इतनी बातें समझ में आ गई। स्फेरिकल मिरर। तो हमने क्या समझा बाबू? दर्पण जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मिरर कहा जाता है। दर्पण क्या है? एक प्रकाशिक यंत्र है जो प्रकाश परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है गोली दर्पण, दूसरा होता है समतल दर्पण। अब हम बात करें गोली दर्पण की, तो गोली दर्पण को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को कहा जाता है कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण को कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। क्या है बाबू? दर्पण क्या है? एक प्रकाशिक यंत्र है जो प्रकाश परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, गोली दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण गोली दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी। अब हम बारी बारी से सबके बारे में अध्ययन करेंगे। गोली दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण क्या होता है? तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। दर्पण एक प्रकाशिक यंत्र है जो प्रकाश परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है गोली दर्पण, एक होता है समतल दर्पण। गोली दर्पण को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? तो बात करेंगे बाबू सबसे पहले कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। गोली दर्पण क्या है बाबू? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखला गोला का भाग। किसका भाग हो? परावर्तक सतह एक कौन सा गोला? खोखला गोला का भाग हो। परावर्तक सतह खोखला गोला का भाग हो तो दर्पण कौन दर्पण कहलाएगा? गोली दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखला गोला का भाग होता है गोली दर्पण कहलाता है। याद होगा डिफिनेशन? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखला गोला का भाग होता है
गोली दर्पण कहलाता है। तो चलिए शुरुआत किया जाए गोली दर्पण के बारे में। ये हमारे पास है क्या है, खोखला गोला है। अब हम क्या करते हैं, हमेशा खोखला गोला जो बन गया, अब इसको हम क्या करते हैं, हमेशा इनके दाहिने साइड यानी राइट हैंड साइड में हम कलई कर देते हैं। कलई इसलिए किया जाता है ताकि जब प्रकाश आए इनको पार न करे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी क्या होता है, कोई दर्पण होता है उसको प्रकाश का परावर्तन करना है, तो उसके हम दाहिने साइड से क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं। इसके लिए दाहिने साइड में हमने क्या कर दिया, कलई कर दी। अब क्या करते हैं, इसको बीच से काट देते हैं। अब इसको बीच से हमने क्या कर दिया, काट दिया। अब देखिए हमको दो प्रकार के भाग मिले हैं। ये वाला जो भाग है इसके उभरा हुआ भाग पे हमने कलई किया है, और ये एक ऐसा भाग है जिसके धंसा हुआ भाग को हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया। अब कलई करने से क्या होगा, ये जो दर्पण मिला इस दर्पण को हम कहेंगे कौन सा दर्पण बाबू, ये वाला दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या है, तो कहिए तो वैसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई किया जाए, या वैसा दर्पण जिसके बाहरी भाग पर कलई किया जाए, अवतल दर्पण कहलाता है। और ये वाला दर्पण क्या है, जिसके धंसे हुए भाग पर या अंदर वाले भाग पर कलई किया गया है, तो उस दर्पण को कहते हैं उत्तल दर्पण। तो दर्पण की दो बातें, सब दो टाइप का दर्पण समझ में आया। गोली दर्पण क्या है, पारवर्तक सतह जिसका खोखला गोला का भाग हो। गोली दर्पण दो तरीके के प्राप्त हुए, एक होते हैं उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। अब हमको समझाना आपको ये है कि जिस दर्पण के बाहरी भाग पे या जिस दर्पण के उभरा हुआ भाग पर कलई किया जाता है उस दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। जिस दर्पण के धंसे हुए भाग पर कलई किया जाता है उत्तल दर्पण होता है। अब प्रकाश कहाँ से लौटेगा, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम लोग के पास जो उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, और प्रकाश क्या होगा बाबू, आएगा और इससे टकराएगा, टकरा के क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। तो ये जो सतह है, इधर वाला सतह, यही सतह होता है परावर्तक सतह। तो कहिएगा वैसा दर्पण जिसके धंसा हुआ भाग पर, इस भाग पर धंसा भाग पर हम क्या कर दें, कलई कर दें। और कौन भाग बाबू, धंसा भाग पर कलई कर दिया जाए, और उभरा हुआ भाग, उभरा जो भाग है वह भाग क्या हो, परावर्तक सतह हो। क्या हो, परावर्तक सतह हो। इस दर्पण को कहेंगे कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। इतनी बातें समझ में आई। वह दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर हम क्या कर दें, कलई कर दें, और उभरा हुआ भाग प्रकाश का परावर्तक सतह हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। इतनी बातें समझ में आई कि जिस दर्पण के धंसे हुए भाग पर कलई कर दिया जाए और उभरा हुआ भाग प्रकाश का कौन सतह होगा, परावर्तक सतह होगा, उत्तल दर्पण कहलाता है। अगर हम बात करें इस दर्पण की, अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण में क्या होगा आपको, किस भाग पर, उभरा हुआ भाग पर क्या करेंगे, कलई करेंगे, और अंदर वाला यानी धंसा हुआ जो भाग होता है उससे प्रकाश टकरा कर लौटती है। तो इस सतह को कहेंगे परावर्तक सतह। और ये बाहर वाला भाग यानी क्या आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि इसका उभरा भाग, उभरा भाग पर क्या कर दे बाबू, उभरा भाग पर कलई कर दिया जाए। और दूसरी बात, इसका धंसा हुआ भाग, कैसा भाग, धंसा हुआ भाग, धंसा भाग कौन सतह हो, परावर्तक सतह हो।
किसका परावर्तक सतह, प्रकाश का परावर्तक सतह। तो यह दर्पण है, कौन सा दर्पण, यह दर्पण है अवतल दर्पण। यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो आप दर्पण के बारे में बता सकते हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहला पढ़ा हमने दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या है, दर्पण एक ऐसा यंत्र है, प्रकाशिक यंत्र है जो प्रकाश परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण को भी दो भागों में बांटा गया है, उत्तल दर्पण। अब आगे हमने पढ़ा गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण क्या होता है, परावर्तक सतह एक खोखला गोला का भाग होगा। अब हमने क्या किया, एक खोखला गोला बनाया, उसके दाहिने साइड पे हम कलई करते हैं। क्यों किया है दाहिने साइड पे कलई, क्योंकि प्रकाशिकी में हमेशा प्रकाश की दिशा लेफ्ट टू राइट माना जाता है, इसलिए हम दाहिने साइड यानी दाहिने भाग पे कलई करेंगे। अब हमने बात किया कौन सा दर्पण का, उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, वह गोलीय दर्पण जिसके धंसे हुए भाग का हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया, और उभरा हुआ भाग प्रकाश का परावर्तक सतह होता है। कौन सा दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। और जिस दर्पण के धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो और उभरा हुआ भाग प्रकाश का परावर्तक सतह होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। एक बार मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। हम आगे चलते हैं और बात करते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है बाबू, तो समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह जो होता है बाबू एकदम प्लेन होता है, यानी समतल होता है, उसका परावर्तक सतह बना हुआ नहीं होता। जैसे हम लोग घरों में जो चेहरा देखने के लिए दर्पण यूज करते हैं, कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। ये तीनों प्रकार के दर्पण आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि समतल दर्पण की विशेषता क्या है, उत्तल दर्पण की विशेषता क्या है, अवतल दर्पण की विशेषता क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किस दर्पण के बारे में, समतल दर्पण के बारे में बात करते हैं। चलिए समतल दर्पण का क्या हमने बताया, परावर्तक सतह क्या होता है बाबू, परावर्तक सतह समतल होता है यानी प्लेन होता है। अगर हम बात करें दूसरी समतल दर्पण की फोकस दूरी के बारे में बात किया जाए, फोकस दूरी, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है हमेशा याद रखना है, फोकस दूरी यानी क्या होती है बाबू, फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है बाबू, फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। तीसरी बात किया जाए समतल दर्पण में, तो कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखना है समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहला बात हमने किया समतल दर्पण परावर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कैसा प्रतिबिंब बनेगा बाबू, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अगला इनकी क्या प्रॉपर्टी है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा जो प्रतिबिंब का आकार होगा, प्रतिबिंब का आकार किसके बराबर बाबू, वस्तु के आकार के बराबर होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अगला प्रॉपर्टीज क्या है बाबू, इसका अगला प्रॉपर्टीज है कि समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण
बातें समझ में आई। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब है। आभासी प्रतिबिंब के मतलब सीधा बनेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के क्या बनेगा? बराबर बनेगा। और सबसे बड़ी बात कि हमेशा समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी प्रॉपर्टी है कि यदि हम क्या करें, समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, यानी अगर ये मार्कर है, इस मार्कर का समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना है तो जो समतल दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए, इस मार्कर की ऊंचाई के ठीक क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। यानी क्या हमने बताया कि वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए बाबू? दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। वस्तु की ऊंचाई की क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी कि यदि हम क्या करें, समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की ठीक आधी होनी चाहिए। सभी प्रॉपर्टी समझ में आ गया। एक लास्ट प्रॉपर्टी है कि यदि कोई व्यक्ति है जो समतल दर्पण की ओर भी वेग से आ रहा है, यानी कोई व्यक्ति है जो समतल दर्पण की ओर दौड़ के किस वेग से आ रहा है? भी वेग से आ रहा है, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो व्यक्ति को किस वेग से दौड़ता हुआ दिखाई देगा? 2v वेग से दौड़ता हुआ दिखाई देगा। तो समतल दर्पण के बारे में इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और क्या समझाते हैं आपको कि हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लोग समझे समतल दर्पण के बारे में। पहला हमने सीखा समतल दर्पण के बारे में। क्या है समतल दर्पण? जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। दूसरा, फोकस दूरी अनंत होती है। तीसरा, समतल दर्पण में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब यानी सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के क्या होता है बाबू? बराबर होता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने बताया कि प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की ठीक आधी होनी चाहिए। और एक और प्रॉपर्टी नहीं है, बस आप याद रखिएगा इनका यूज कहाँ करते हैं। तो अगर हम बात करें इनके उपयोग की, तो उपयोग हम लोग घरों में क्या देखने के लिए? चेहरा देखने के लिए। क्या देखने के लिए बाबू? चेहरा देखने के लिए इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण इसी के साथ समाप्त हुआ। समतल दर्पण परावर्तक सतह समतल होता है। फोकस दूरी अनंत होती है। आभासी प्रतिबिंब बनता है यानी सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। दूसरी बात याद रखना है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के ठीक आधी होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिएगा। फिर हम आगे बात करते हैं किस दर्पण की? आगे हम लोग बात करते हैं कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। चलिए, सबसे पहली बात उत्तल दर्पण की, इसकी जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी, और बाबू वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी को स्मॉल f से, वक्रता त्रिज्या को r से।
ये दोनों का दोनों क्या होता है बाबू, धनात्मक होता है। क्या होता है बाबू, धनात्मक। यानी कौन कौन, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, धनात्मक होता है। तीसरी बात इनकी याद रखनी है, उत्तल दर्पण में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी कैसा प्रतिबिंब बनेगा बाबू, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार होता है हमेशा वस्तु के आकार से छोटा बनता है। यानी उत्तल दर्पण में किसका आकार बाबू, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या बनेगा, छोटा बनता है। समझ में आई बात बाबू। समतल दर्पण में क्या होता था, समतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता था, उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बन रहा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि समतल दर्पण का जो आभासी प्रतिबिंब था उसका आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता था, जबकि उत्तल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब है वो हमेशा उसका जो आकार है वस्तु के आकार से क्या बनता है, छोटा बनता है। अब हम बात करें इनके यूज का कि कहाँ हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उपयोग याद रखिएगा बाबू, सबसे पहला कहाँ यूज किया जाता है, साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा कि कुछ साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो साइड मिरर के रूप में हमेशा किस दर्पण का, तो हमेशा उत्तल दर्पण का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। वाहनों में जब भी साइड मिरर का यूज किया जाएगा, किसका उपयोग किया जाएगा, तो याद रखिएगा कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा इनका यूज याद रखना है बाबू, दूसरा यूज जब भी आप सड़क पे देखते होंगे, सड़क पे जो भी लाइट लगी होती है, यानी सड़क पर किनमें बाबू, प्रकाश बल्बों में, सड़क पे जो भी लगी होती है लाइटें, उन प्रकाश बल्बों में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। उत्तल दर्पण क्या है बाबू, तो पहले डिफिनेशन बता चुके हैं, जिसके किस भाग पे और उभरा हुआ भाग प्रकाश का परावर्तक सतह होता है। सब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब यानी सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा बनता है और इसका यूज कहाँ करते हैं, यूज साइड मिरर के रूप में। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट उपयोग प्रकाश बल्बों में। एक इनकी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है कि बाबू इनका कौन क्षेत्र, दृष्टि क्षेत्र, यानी बहुत इनके प्रकाश की जो क्या होती है इनसे निकलती है, यानी उत्तल दर्पण से जो प्रकाश निकलते हैं उनका दृष्टि क्षेत्र बहुत ही अधिक होता है। इसलिए इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, प्रकाश बल्बों में किया जाता है। तो अगर उत्तल दर्पण के बारे में इतनी बातें समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे चलते हैं और एक बार इन्हें लिख लेंगे। क्या है उत्तल दर्पण, जिसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरी बात याद रखना है कि इसमें जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा बनता है। कहाँ उपयोग किया जाता है, साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा इनका उपयोग प्रकाश बल्बों में, सड़कों में प्रकाश बल्बों में किया जाता है। और सबसे मेन प्रॉपर्टी याद रखना है, इनका दृष्टि क्षेत्र काफी अधिक होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और किस दर्पण के बारे में बात करते हैं। कौन सा दर्पण बाबू, उत्तल हो गया, समतल हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण के बारे में। आइए अब शुरुआत करते हैं। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की बात करें तो
पहला इनकी जो फोकस दूरी है और साथ साथ फोकस दूरी एंड वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी को बाबू किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल f से। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से। दोनों का दोनों क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है बाबू? ऋणात्मक। चलिए अब आगे बात करें इनके। तो अवतल दर्पण में पहला तो कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब भी बनेगा, यानी आभासी प्रतिबिंब यानी कैसा? वस्तु जैसा है वैसा ही सीधा। और आभासी प्रतिबिंब, इसमें जो आभासी प्रतिबिंब बनता है हमेशा कैसा बनता है बाबू? तो हमेशा कौन सा प्रतिबिंब? बड़ा प्रतिबिंब। तीनों दर्पण की बातें याद रखिएगा। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब छोटा बराबर बनता था, उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब छोटा बनता था, और अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब क्या बनता है? बड़ा बनता है। और नेक्स्ट बात इसकी याद रखनी है, इनमें कौन सा और प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब के मतलब बाबू कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा। यानी अगर ये मार्कर ऐसा है तो अगर आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो ये चला जाएगा नीचे और ये चला जाएगा ऊपर, यानी कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और अगर बात करें इस प्रतिबिंब का तो ये प्रतिबिंब वस्तु के बराबर भी बनता है और साथ ही साथ, यानी कभी साथ ही साथ क्या बन सकता है? छोटा भी बन सकता है। ये दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो कौन दर्पण याद रखिएगा बाबू? अवतल दर्पण जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर पूछा जा सकता है कौन ऐसा दर्पण है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिए कौन दर्पण बाबू? अवतल दर्पण। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम बात करें इनका उपयोग। किसका बाबू? उपयोग। कहाँ इनका उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहली बात इनकी उपयोग की किया जाए, इनका जो उपयोग होता है सबसे पहला कहाँ बाबू? यानी क्या बनाने में? दाढ़ी बनाने में। पहला उपयोग कहाँ? दाढ़ी बनाने में। दूसरा इनका उपयोग कहाँ किया जाता है बाबू? सर्च लाइट में। तीसरा इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? सोलर में, यानी सौर भट्टी में। सौर भट्टी में कहाँ उपयोग किया जाता है बाबू? मोटर वाहनों के हेडलाइट में। हेडलाइट देखे हैं बाबू? मोटर वाहन के कौन लाइट? हेडलाइट में। इसके अलावा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? टॉर्च में किया जाता है। तो इन सभी जगहों पर किनका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और अगर हम बात करें इनका उपयोग, यानी किसके किसके? दांत, कान और किसके बाबू? दांत, कान और गला। गला के डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं बाबू? किसका उपयोग करते हैं? इसको याद रखिएगा। दांत, कान और गला के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। इसका रीजन क्या है? तो रीजन है बाबू ये जो हमारे पास कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैसे दर्पण है? अभिसारी दर्पण। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इतनी बातें तो क्या क्या याद हो गई? अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है।
आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो बाबू हमेशा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ये छोटा भी हो सकता है वस्तु की अपेक्षा, बराबर भी हो सकता है। उपयोग यहाँ किया जाता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उपयोग है हजामत बनाने में या दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कौन सा दर्पण का? अवतल दर्पण का। सर्च लाइट में, सोलर बत्ती में, जितने भी मोटर वाहनें होती हैं उनके हेडलाइट में, टॉर्च में, दांत कान और गला के डॉक्टर हमेशा कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? तो कहिएगा अभिसारी दर्पण, यानी कौन दर्पण? अवतल। इतनी बातें समझ में आई। चलिए एक बात मैंने छोड़ दिया है और वो किस में लिख लेते हैं? वो हम लोग लिख लेते हैं कौन दर्पण में? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ लिख देते हैं उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण? अपसारी दर्पण। इतनी बातें समझ में आएगा। तो ये था दर्पण के बारे में। एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या सीखा दर्पण के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि दर्पण क्या है। तो दर्पण एक ऐसा यंत्र है, दर्पण एक प्रकाशिक यंत्र है। दूसरा याद रखना है दर्पण कौन सिद्धांत पे काम करता है? तो प्रकाश परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। दर्पण दो तरीके के होते हैं, एक गोली दर्पण, एक समतल दर्पण। गोली दर्पण को हमने दो भागों में बांटा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। गोली दर्पण क्या है? जिसका परावर्तन सतह खोखला गोला का भाग होता है। हमेशा बाबू जब भी कलई करेंगे तो हमेशा दर्पण में जब भी कलई किया जाता है उसके कौन साइड है? दाहिने साइड में, क्योंकि प्रकाश की दिशा कौन साइड से होती है? बाएं साइड से दाएं साइड की ओर। अगर हम बाएं साइड में कलई करेंगे तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए हमने कौन दर्पण देखा? हमने उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के कौन भाग के बाबू? धसे हुए भाग पे कलई करेंगे, उसका उभरा हुआ भाग क्या होता है? प्रकाश का परावर्तक सतह। अवतल दर्पण में हमने कौन भाग पे कलई किया? उसके उभरे हुए भाग पे, धसे हुआ भाग प्रकाश का कौन सतह होता है? परावर्तक। फिर हमने बात किया किसके बारे में? समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण क्या है? जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, फोकस दूरी अनंत होती है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? मामूल आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब जो आभासी बनेगा उसका आकार हमेशा वस्तु के आकार के क्या होगा? बराबर होगा। फिर हमने बताया प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के ठीक क्या होनी चाहिए? आगे होनी चाहिए। अब हमने बात किया किसके बारे में? उत्तल दर्पण। यहाँ तक उत्तल दर्पण में क्या था? जिसका दृष्टि क्षेत्र काफी अधिक होता है। अपसारी दर्पण है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्यात्मक होती है। आभासी प्रतिबिंब यानी सीधा बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या बनता है? छोटा बनता है। कहाँ यूज किया जाता है? यूज हमेशा याद रखिएगा साइड मिरर के रूप में और प्रकाश वर्णन में किया जाता है। अंतिम हम लोग का दर्पण का अवतल दर्पण कैसा दर्पण है? बाकी सारे दर्पण फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ऋणात्मक होंगी। आभासी प्रतिबिंब बनेगा, इसमें कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। याद रखिएगा हमेशा जो अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बड़ा बनता है और यही एक ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यूज आप देख लीजिएगा। ये था हम लोग के दर्पण के बारे में। अब हम इसी के साथ दर्पण क्या हुआ? समाप्त हुआ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए जेपी क्लासेस। जय